घर में सन्नाटा पसरा था। तभी संध्या की आवाज़ गूंजती है, तुम अपने अम्मा बाबूजी को मंझले भैया के घर क्यों नहीं भेज देते हो? मैंने इनका ठेका नहीं ले रखा है। बाकी दोनों देवरानियां ऐश करें और मैं बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहूं। इनके यहाँ रहने से मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। दोनों दिन भर मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं और मैं इनके आगे पीछे होती रहती हूँ। मुझे भी कुछ दिनों के लिए मुक्ति चाहिए और खर्च का तो कोई पार ही नहीं है। महीने भर की बजट बिगड़ जाता है। इनकी दवाइयाँ और फल सलाद कितने महंगे आते हैं। कभी जूस बना कर दो तो कभी काढ़ा बना कर दो। यही काम करते रहो। पूरे का खाना भी बनाओ, फिर आपके बाबूजी के लिए अलग से खिचड़ी दलिया भी पकाओ। मैं क्या अपनी सारी उम्र इसी रसोई में गुजार दूं? मेरी अपनी कोई ज़िंदगी भी है या नहीं? अपनी पत्नी संध्या की बातें सुनकर प्रकाश खुद बड़ा बेचैन हो रहा था। एक तरफ उसे ऑफिस जाना था और दूसरा हर सुबह संध्या की चिक चिक शुरू हो जाती थी। अम्मा बाबूजी भी रहने आते थे। वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी और उसका मूड भी उखड़ा सा रहता था। कभी वो बच्चों पर गुस्सा करती तो कभी वो अपने पति प्रकाश पर चिल्लाती थी। वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सास ससुर को ही सुनाती थी। अब उनकी भी मजबूरी थी, वो भी आखिर कहाँ जाएं? उम्र हो चुकी थी, आय का कोई जरिया नहीं था। जिस बेटे बहू के घर रहने जाते थे वही उन्हें सुनाते रहते थे। दिन भर उन दोनों के लिए काटना मुश्किल हो जाता था। संध्या की सास प्रतिभा देवी को घुटने में दर्द रहता था और ससुर रामेश्वर जी को भी उठने बैठने में परेशानी होती थी। उन दोनों के घर में इसी तरह बैठे रहने से बहुएं चिढ़ सी जाती थी और अनाप शनाप कुछ भी बोलती रहती थी। दोनों दंपति मजबूर थे। अब बुढ़ापा आ गया तो क्या, खाने पीने को, पहनने को, जीने को दवाइयाँ भी चाहिए था। उनका भी नंबर बंधा हुआ था। जिस बेटे के घर 4 महीने रहेंगे उनका पूरा खर्च वही उठाएंगे। अब रामेश्वर जी बैठे बैठे अखबार पढ़ लेते थे, पर उनका चश्मा टूटे हुए 7 दिन हो गए थे। पर संध्या चश्मा बनवाने नहीं दे रही थी, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद वो मंझले बेटे विजय के घर जाने वाले थे, तो वो ही चश्मा बनवा देगा। वैसे 4 महीने से ऊपर हो गए थे, इसलिए संध्या झल्ला रही थी। मंझले बेटे विजय को घूमने जाना था तो वो चला गया और इधर प्रतिभा देवी और रामेश्वर जी को रहते हुए 3 दिन ज़्यादा हो गए थे। प्रतिभा देवी और रामेश्वर जी के 3 बेटे थे, प्रकाश, विजय और नीरज। तीनों एक ही शहर में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। दोनों ने मिलकर तीनों बेटों की अच्छे से परवरिश की, उन्हें कर ही दिया। उन्होंने अपने छोटे से घर में अपने माता पिता, पत्नी और तीनों बच्चों को अच्छे से रखा। वो दिन रात जी तोड़कर मेहनत करते थे ताकि परिवार चला सके। जैसे तैसे उन्होंने अपने माता पिता की भी सेवा की और बच्चों के भी सारे खर्च उठाए। ये बात अलग थी कि इसी कारण वो अपने खुद का घर नहीं बना पाए थे। अपनी पूरी ज़िंदगी किराए के एक छोटे से घर में निकाल दी। अपनी सेविंग बच्चों की पढ़ाई और करियर में खर्च कर दी। उन्हें याद है जब बड़े बेटे प्रकाश की नौकरी लगी थी तो उन्होंने आस पड़ोस में मिठाई बांटी थी। प्रकाश की नौकरी लगते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। अच्छी सैलरी थी, पर कोई भी लड़की वाला छोटा से घर में बेटी को नहीं देना चाहता था और प्रकाश भी अब इस घर में नहीं रहना चाहता था। उसने कर्ज पर एक बड़ा फ्लैट बुक करवा लिया, तो सबने सोचा अब सब मिलकर उस बड़े से घर में रहेंगे।
प्रकाश की शादी हुई और वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में चला गया। उसने किसी से कहा भी नहीं कि सब मेरे घर में रहने चलो। अपने दादाजी की निधन पर भी वो पूरी रात नहीं रुका। प्रकाश और संध्या सुबह आते थे और रात को वापस अपने घर चले जाते थे। उसने घर खर्च देना पर भी हाथ खड़े कर दिए कि उसे फ्लैट की किस्त भी भरनी होती है और नई नई गृहस्थी में 100 खर्चे लगे ही रहते हैं। मंझले बेटे की अलग ही कहानी है। वो कॉलेज में मेनका से प्यार करता था और मेनका अपने परिवार में एकलौती बेटी थी। उसके पिता की शर्त थी कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जो मेरे घर पर घर जवाई बनकर रहेगा। विजय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मेनका से शादी करके घर जवाई बन गया और अपने ससुर जी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वो बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाया करता था और अपनी पत्नी को भी ले जाया करता था। रामेश्वर जी की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। उन्होंने प्रकाश और विजय से मदद करने को कहा पर दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रतिभा जी ने अपने गहने बेचकर सास का इलाज करवाया पर उन्हें बचाया ना जा सका। तीसरा बेटा नीरज भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। उसकी भी नौकरी लग गई और बड़ी ही अच्छी कंपनी में लगी थी। अब रामेश्वर जी ने सोचा कि मेरे दिन फिर जाएंगे, पर वो भी अपने भाइयों के ही नक्शे कदम पर चलने लगा। जब दोनों बड़े भाइयों को अम्मा बाबूजी की चिंता नहीं है तो मैं क्या करूं? उसने कुछ महीने नौकरी की थी। वहीं ऑफिस में काम करने वाली कोमल से उसने लव मैरिज कर ली। तीनों बेटे उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ गए। बहुएं कभी वहां आकर रहना भी पसंद नहीं करती थी। रामेश्वर जी रिटायर हुए तो उन्हें जो पैसा मिला तो उन्होंने अपना सारा अगला पिछला कर्ज जो लोगों से और बैंक से बच्चों की पढ़ाई और करियर के लिए लिया था वो सब चुका दिया। उन्होंने तीनों बेटे को कहा कि अब हम दोनों तुम तीनों की जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने अम्मा बाबूजी की पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सारा पैसे और गहने चले गए और ये मकान भी किराए का है। इसका किराया भी हम नहीं चुका सकते हैं। तीनों बेटे और बहुओं ने मिलकर निर्णय लिया कि अम्मा बाबूजी दोनों साथ में हर बेटे के घर 4 महीने रह लेंगे और फिर 4 महीने के बाद दूसरे, फिर तीसरे बेटे के घर पर रह लेंगे। प्रकाश के घर रहते हुए उनको 4 महीने 4 दिन हो गए थे, पर विजय लेने नहीं आया। इसी बात पर संध्या गुस्सा हो रही थी। खुद तो घूमने चले गए और मुसीबत हमारे यहाँ पर छोड़ गए। 4 दिन ऊपर हो गए। अगर कल तक नहीं आएंगे तो मैं इन दोनों का खाना नहीं बनाऊंगी। बाहर से खाना मंगवाकर बिल विजय भैया को भेज दूंगी। बहू की इतनी कड़वी बातें सुनकर प्रतिभा देवी की आंखें भर आई। सच है, माँ बाप बनकर हमने अपने तीनों बच्चों को कई साल पाला संभाला, लेकिन ये तीनों मिलकर भी हम दोनों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ प्रतिभा, हमारे पास पैसा नहीं है ना, जो था इन तीनों पर खर्च कर दिया और ये तीनों अब हमें आंखें दिखाते हैं, हमसे ऊंचे स्वर में बात करते हैं। बहुएं 2 रोटी क्या देती है, ताने देकर सीना छलनी कर देती है। 4 दिन ज़्यादा रह लो तो खर्चे गिना देती है। भगवान ऐसे नालायक बच्चे किसी को भी ना दे। और रामेश्वर जी एकदम चुप हो जाते हैं। 4 दिनों बाद विजय दोनों को लेने आता है, अपने घर ले जाता है। अम्मा बाबूजी, आपके रहने की व्यवस्था घर के पीछे वाले कमरे में की है। आपको जो भी ज़रूरत हो बोल देना, कहकर विजय चला जाता है। सुबह शाम नौकर चाय पानी और खाना रख जाता था। प्रतिभा देवी तो
ये सोचकर आई थी कि विजय के बच्चों की गोदी में खिलाएगी, पर उसके बच्चे को तो आया संभालती है और बहू मेनका विजय के साथ ही बिजनेस करती है। दोनों को पीछे वाले कमरे से घर में आने की अंदर इजाज़त नहीं थी। विजय एक बार उन्हें पीछे कमरे में छोड़ कर क्या गया, वो दोबारा आया नहीं, और मेनका तो अभी एक बार भी उनसे मिलने आशीर्वाद लेने नहीं आई। एक सुबह प्रतिभा जी पीछे टहल रही थी कि उन्हें अपने पोते की झलक दिखाई दी। वो मोहवश घर के अंदर चली गई। आया उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो चुप नहीं हो रहा था और लगातार रोए जा रहा था। 9 महीने का बच्चा भूल भी कहाँ पाया है। उन्होंने उसे गोदी में लिया और उसकी नाभि पर हींग लगा दी। वो चुप हो गया और हंसने लगा। वो उसका लाड प्यार करती रही। थोड़ी देर बाद बेटे बहू आए और आया को गुस्साया चेहरा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। इन्होंने मेरा अपमान किया है और मेरे हाथ से बच्चा ले लिया। ये सुनते ही दोनों उसे मनाने लग गए। मेनका गुस्सा हो गई। आपने मेरा बच्चा हाथों में क्यों लिया? क्या पता आपके हाथ भी साफ है या नहीं? विजय कुछ न बोला। प्रतिभा देवी रोते हुए पीछे कमरे में आ गई। आज वो फूट फूट कर रोई। रामेश्वर जी ने रोका नहीं। तू रो ले, मन हल्का कर ले। ऐसे नालायक बेटों को जन्म देने का अफसोस मना ले। जैसे तैसे 4 महीने निकल गए। नीरज उन्हें लेने आ गया। उन्हें पता था जहाँ 2 बेटों के घर वो बोझ बन गए थे, वहीं तीसरे बेटे के घर में भी दुर्गति होने वाली है। नीरज और कोमल नौकरी करते थे, इसलिए उनके घर खाना बनाने वाली आती थी। सुबह 6 बजे ही वो रोटियां बनाकर रख जाती थी। रोटियां भी बड़ी पतली होती थी और कोमल 4 जनों के लिए केवल 8 रोटियां ही बनवाती थी। 2 रोटी वो भी इतनी पतली होती थी कि दोनों का पेट ही नहीं भरता था। मोटा अनाज खाने वाले दोनों दंपति भूखे ही रह जाते थे। उन्होंने नीरज को कहा भी कि 2 रोटी कम पड़ती है, ज़्यादा बनाया कर। कोमल ने सुन लिया। आप दोनों दिन भर घर पर बैठे ही तो रहते हैं, ज़्यादा खाना खाएंगे तो पचेगा नहीं। इस उम्र में कम ही खाना चाहिए। इसके बाद दोनों ने कभी बेटे बहू को नहीं टोका। एक रात दोनों ने मिलकर फैसला किया और रविवार को तीनों बेटों को एक साथ बिठा लिया। मेरे बच्चों, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों तुम तीनों के ही घर में रहना नहीं चाहते। तुम तीनों ही हमें ऐसे खाना देते हो जैसे कि कोई एहसान करते हो। हमारे अंदर भी स्वाभिमान है। हम इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं। तुम तीनों के घरों में हमारे साथ जो व्यवहार होता है वो हम और सहन नहीं कर सकते हैं। मैंने एक छोटे से किराए के घर में अपने माँ बाप के साथ तुम तीनों को भी अच्छे से पाला और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। जितना मुझसे हो सकता है मैंने किया, और तुमने तीनों एहसान फरमाश माँ बाप को उनके हालातों से अकेला लड़ने के लिए छोड़ गए। तुम तीनों मिलकर हम 2 को भी नहीं संभाल पा रहे हो। हमारे लिए तुम सबके पास ना तो समय है, ना मान सम्मान है, और ना ही तुम हमसे प्यार करते हो। हम दोनों की अलग रहने की व्यवस्था कर दो। हमसे बहुओं की झिड़कियाँ रोज़ नहीं झेली जाती है। कहीं भी एक किराए का घर ले, उसके किराए की बिजली, पानी, राशन की व्यवस्था तुम तीनों को मिलकर करनी होगी, और एक फल टाइम मेड रखवा दो। जो भी खर्चा आए बराबर बांट लो, ताकि हम लोग अपना अंतिम समय इज्जत से बिता सकें। हमें रोज़ रोज़ अपमानित नहीं होना पड़े। 4 दिन किसी बेटे के ज़्यादा रुक जाए तो 2 रोटी के लिए सुनना नहीं पड़े।
तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं कोर्ट में भरण पोषण के लिए अर्जी लगा दूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापे में इज्जत से रहना चाहता हूँ। रामेश्वर जी की बातें सुनकर तीनों की नज़रें झुक गई। उन्होंने माफ़ी मांगी, पर रामेश्वर जी जिद पर अड़े रहे। तीनों बेटों ने वैसा ही किया जैसा रामेश्वर जी ने कहा। अब वो अपनी पति किन्नी के साथ इज्जत से एक छोटे से घर में फिर से रहने लगे। पाठकों, माँ बाप सब बच्चों को बड़े प्यार से पाल लेते हैं, उनके लिए कितने ही समझौता करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, और वही बच्चे अपने माँ बाप को मिलकर भी संभाल नहीं पाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनके भी बच्चे होंगे, उन्हें भी बुढ़ापा आएगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।